नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक है, हमारे अतीत के नाम से यह बुक है और यह भारतीय इतिहास की बुक है, हमारे अतीत। तो अध्याय 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज अध्याय 7 है और आज हम इस अध्याय 7 को देखेंगे। अध्याय है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आप अशोक महान को जानते ही हैं। अशोक महान जो मौर्य वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे, मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक जो अहिंसा का पुजारी था। तो यही है अध्याय 7 है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज हम अध्याय 7 के प्रश्नों, अध्याय 7 का टेस्ट सीरीज देखेंगे और टेस्ट सीरीज के माध्यम से यह पूरा का पूरा अध्याय जो है यह कंप्लीट करेंगे। सारगर्भित टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज भी व्याख्या के साथ है। तो व्याख्या के साथ इन प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। अध्याय 7 को सारगर्भित टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए जाकर देख लीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, मौर्य वंश का जो संस्थापक था यह चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक महान। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्रम या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कौटिल्य ने क्या लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, मतलब विकल्प बी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की है। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक महान। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम निम्नलिखित है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या सांची। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था और उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाला मार्ग पड़ता था। तो यह आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। तो देखिए, इन 5 जगहों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब विकल्प डी। 5 जो ऑप्शन है वो सही है, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कालसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पुनगरिया, गिरनार, जौगढ़, सोपारा, सन्नति, मस्की, येरागुडी और ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये जितने स्थान दिए गए हैं वहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, यह गलत है। कर जो थे वह नियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, न कि अनियमित ढंग से। नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था, तो यह भी जो है
यह भी जो है गलत है, क्योंकि नजराना नियमित रूप से नहीं लिया जाता था। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, न तो 1, न तो 1, न तो 2, मतलब विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, अतः दोनों कथन जो हैं वह गलत हैं। ऐसे नजराने विविध चीज़ों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब नजराना विविध तरीक़ों से लिया जाता था। जैसे कोई व्यापारी होता था तो अपनी व्यापारिक सामग्री दे देता था, कोई वन उत्पाद दे देता था, कोई दुग्ध उत्पाद देता था। इस तरह से नजराना ले लिया जाता था और वह अनियमित ढंग से लिया जाता था, जबकि कर हमेशा लिए जाते थे, उसका रूल था। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। यह बात सच है। मौर्य काल में राजकुमारों को ही राज्य का राज्यपाल बनाया जाता था, यानी गवर्नर बनाया जाता था, राजकुमारों को ही। दूसरा देखिएगा, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, मतलब विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त दोनों कथन सही है। सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, मतलब राजधानी वाले क्षेत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ पर कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनसे कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे, गुप्तचर भी होते थे। अनेक संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। देखिए, मौर्य प्रशासन में छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यह सही है। दूसरा देखिएगा, मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यह बात सच है कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तीसरा देखिएगा, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना, भेंट आदि दिया करते थे। यह भी सही है। ये जो तीनों बातें लिखी हैं मौर्य प्रशासन के बारे में, तीनों बातें अपने जगह सही हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों, मतलब विकल्प डी। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तीनों कथन सही है। मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था, तथा उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानियां थीं। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही पालन किया जाता था। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, वहाँ से उन्हें संसाधन, कर और नजराना आदि मिलता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है कंबल के लिए, देखिए जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, आप लोग समझते हैं, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो मतलब कि इस समय जो पाकिस्तान है, इसमें जो आधुनिक पाकिस्तान बन गया है, तो वहाँ जो क्षेत्र था, जैसे सिंधु का क्षेत्र, जो क्षेत्र था, तक्षशिला आदि का जो क्षेत्र था, वह कंबल के लिए प्रसिद्ध था, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध थे मौर्य काल में। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया से एक राजदूत आया था, और जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डायमेकस बिंदुसार के समय में भारत आया था। डायमेकस भी एक राजदूत था जो बिंदुसार के समय में भारत आया था। फायान जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, गुप्त काल में, जबकि हेनसांग हर्ष के काल में आया था। यह जो यात्री थे यह आए, हेनसांग जो आया था हर्ष के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। फायान जो आया था 4वीं सदी में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। डायमेकस जो आया था बिंदुसार के काल में आया था, और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। यह प्रसिद्ध तीर्थयात्री रहे हैं जिन्होंने यात्राएं की है।
अगला प्रश्न देखिएगा, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सम्राट के जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो यह बात मेगास्थनीज ने सही बोली थी, बिल्कुल सही बोली थी। दूसरा देखिएगा, उनके अंगरक्षक सोने एवं चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। मेगास्थनीज द्वारा कही गई यह भी बात सही है। तीसरा देखिएगा, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। यह भी सही है। मेगास्थनीज ने यह तीनों वर्णन किए हैं और तीनों वर्णन जो है यह सही है मौर्य काल के बारे में। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी जो है वह सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने के पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था। उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इस पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड भी होता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाया करता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या न कर दे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे चखते भी थे। तो यह सारा वर्णन जो है मेगास्थनीज ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा था। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग था। यह बात गलत है। उज्जैन जो था उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच आवागमन का मार्ग था, न कि उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग था। तो यह गलत है। उज्जैन नहीं बल्कि तक्षशिला था उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग। दूसरा देखिएगा, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। यह सही है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विचार नहीं लिखे गए हैं, उसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन लिखा गया है। तो यह कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है, 1 और 2 तो गलत ही है, केवल 2, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, कथन 1 गलत है क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाला मार्ग था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं, अतः कथन 3 गलत है। अर्थशास्त्र रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था। उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। उनके 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अशोक एक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। यह तो सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। तो देखिए, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं खरोष्टी लिपि में नहीं हैं, ब्राह्मी लिपि में हैं। जो अफगानिस्तान में जो अभिलेख पाए गए हैं वही खरोष्टी आदि में है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो हैं ब्राह्मी में है, न कि खरोष्टी में। तीसरा देखिएगा, तो यही जो है यह गलत है, दूसरा गलत है। तीसरा देखिएगा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो एक बार इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3, 2 गलत है, 1 और 3 सही है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिए, 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, न कि खरोष्टी लिपि में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग था उसमें महाजनपद जो था कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली भी थी। कलिंग जो है आधुनिक उड़ीसा का ही भाग था। उड़ीसा का ही प्राचीन नाम कलिंग था। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है 13वें शिलालेख में। अशोक ने उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की थी। वह 261 ईस्वी में 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय करता है। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए थे। इससे अशोक बहुत ही द्रवित हो गया था और उसे अपार दुख हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा,
कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया था। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। क्या है? अशोक ने जो धम्म का पालन किया था कलिंग युद्ध से आहत होकर, वह धम्म का विचार क्या है? यह कह रहा है कि अशोक का मानना है कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यह सही है, यह उसका विचार था। दूसरा देखिएगा, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान दें। तो यह भी सही है। तो यह कर इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा विचार सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। 1 और 2 दोनों सही, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, कलिंग अभिलेख में धम्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए यह संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। जो प्राकृत भाषा थी उसमें धर्म को धम्म कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, किस नाम से जाना जाता है उन अधिकारियों को? देखिए 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। उन अधिकारियों को धम्म महामात्र कहा जाता था। धम्म महामात्र, मतलब विकल्प सी जो है वो सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी धम्म महामात्र कहलाते थे। धम्म महामात्र कहलाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया था उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। यह तो सच है, बिल्कुल। दूसरा देखिएगा, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। यह भी सही है, यह भी उसका उद्देश्य था। तीसरा देखिएगा, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। यह भी सही है। तो देखिए, यही कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है? तो तीनों जो है कथन है, तीनों सही है। विकल्प डी, तीनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देखिए, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए उक्त सभी कदम उठाए थे, अतः तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि में से उत्पन्न हुई हैं? आधुनिक भारत में जितनी भी लिपियां हैं वह किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी या बांग्ला? तो वह जितनी भी लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विभिन्न अवसर पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं। तो यह अशोक का विचार था कि विभिन्न अवसर पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बनाई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। तो देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन जो हैं, दोनों कथन सही हैं, दोनों अशोक के ही विचार थे। तो विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा, उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। अशोक ने बच्चों के जन्म यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया, जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मणों व श्रमणों को दान, दासों व नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी शामिल थे। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से क्या है? दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से क्या है? पोडुका, बैरीगाजा, मुसलीपट्टनम या मुजरीम? तो देखिए, दक्षिण भारत में स्थित जो अरिकामेडु है उसका रोमन नाम क्या है? तो पोडुका। अरिकामेडु को रोमन के वासी पोडुका के नाम से जानते थे।
यह जान लीजिए। विकल्प ए, इसकी व्याख्या देखिएगा। अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका है। अरिकामेडु, बैरिगाजा, मुसलीपट्टनम और मुजरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। काली मिर्च और अन्य जितने भी मसाले हैं उनका निर्यात दक्षिण भारतों के पत्तन से किया जाता था। अरिकामेडु से, बैरिगाजा से, मुसलीपट्टनम से आदि से किया जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले आए थे हिंद यवन, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। तो इसमें देखिए हिंद यवन, पल्लव, शक और कुषाण, इस तरह से होगा। तो देखिए इसमें विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी, क्योंकि हिंद यवन फिर पल्लव। देखिए पल्लव को पार्थियन भी कहते हैं, तो हिंद पल्लव, हिंद पार्थियन, शक और कुषाण, मतलब विकल्प डी, इसका यही क्रम है। यवन, शक, पल्लव, कुषाण, यवन, पल्लव, शक, कुषाण। देखिए इसका व्याख्या देखिएगा। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए जिसमें हिंद यवन पहले तथा शक दूसरे। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण, मतलब विकल्प सी होगा। पहले आए थे हिंद यवन, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। देखिए मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए जिसमें हिंद यवन पहले और शक दूसरे, फिर शकों के बाद हिंद पार्थियन यानी पल्लव, उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित होता है। तो यही क्रम है, हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण, हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में IAS-PCS पाठशाला का फेसबुक ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल की आपको आवश्यकता है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। UP-PCS का संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है। UPSC और UP-PCS, MPSC, RPSC, BPSC का संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। TGT, PGT, PRT और नेट का भी संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है। इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।